हम बात करेंगे कैलकुलस। क्या बात करेंगे सर जी? कैलकुलस बात करेंगे। फिजिक्स में बहुत सारे ऐसे कैलकुलस टर्म है जो आपका यूज़ किया जाएगा। इसके बाद आप जो भी पढ़ेंगे चैप्टर उसमें कैलकुलस यूज़ होता ही है और बहुत सारा होता है। क्लियर? इसीलिए सबसे पहले हम कैलकुलस को पहले ही पढ़ लेंगे, तब जाकर के उसको पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर में। क्लियर? मतलब सर आज आप यही स्टार्ट करने वाले हैं कैलकुलस। क्लियर? और यहाँ पर कैलकुलस स्पेशली हम बात करेंगे दो टाइप का। फर्स्ट में हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन, एक हम बात करेंगे इंटीग्रेशन, है ना? आई रिपीट, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। इसी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले इसका नॉर्मल जो इसका फॉर्म होता है ये बात कर लेंगे, उसके बाद इसका हम लिमिट यूज़ कर लेंगे, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। उसके बाद इसको कैसे सॉल्व किया जाता है ये हम सीखेंगे। क्लियर? तो चलिए आज इसको हम स्टार्ट करते हैं। हमने बोला चमका ना? ओके, तो देखिएगा, तो हम बात करेंगे कैलकुलस। क्या बात करेंगे सर जी? हाँ, कैलकुलस बात करेंगे, है ना? ओके, कैलकुलस जो है ये आपका दो टाइप का होगा। ठीक है, दो टाइप का। ठीक, एक आपका होगा डिफरेंशिएशन। क्या बच्चा? हाँ, डिफरेंशिएशन। एक आपका होगा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, ठीक है। ये यहाँ पर पहला सवाल यही उठता है कि ये डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है और ये इंटीग्रेशन का मतलब क्या है। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए अच्छे से, ये दोनों एक दूसरे का रिवर्स पार्ट है। क्या है? रिवर्स पार्ट है। मतलब जैसे अगर मान के चलिए ये आपका डिफरेंशिएशन है। जैसे एक बाल्टी आपके पास पानी है, एक बाल्टी पानी अगर यदि आपके पास जमा है तो उसको हम लोग बोलेंगे इंटीग्रेशन बोलेंगे कि किस फॉर्म में है, तो बोलिएगा इंटीग्रेशन फॉर्म में है। वही बाल्टी का पानी अगर बिखेर जाए ज़मीन के सतह में तो उसको हम बोलेंगे कि अब इसका फॉर्म हो गया डिफरेंशिएशन। किस फॉर्म में है? डिफरेंशिएशन फॉर्म में है। और फिर वही पनिया को समेट के बाल्टिया में जमा कीजिए, फिर से हो जाएगा। अब फिर इसको बिखेर दीजिए, फिर हो जाएगा। फिर समेट लीजिए, मतलब ये आपस में रिवर्स पार्ट है। हमने तो बोला चमका ना? यस, रिवर्स पार्ट है। इसीलिए इसका फॉर्मूला भी देखिएगा। अगर इसका कीजिएगा डिफरेंशिएशन और जो इसका आएगा आंसर, फिर उसको बना लीजिएगा क्वेश्चन और कीजिएगा इंटीग्रेशन, तो फिर से मिल जाएगा वही पार्ट। रिवर्स पार्ट होता है। क्या होता है? रिवर्स पार्ट। तो एक बात पहले तय कर लीजिए कि ये दोनों रिवर्स पार्ट है। अगर हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन क्या है तो बोलिएगा कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ रिवर्स ऑफ द इंटीग्रेशन, ये आप बोल सकते हैं। ठीक है, फिर जब इसका बात करेंगे तो आप शॉर्टकट में ऐसे भी बोल सकते हो कि इट इज़ रिवर्स पार्ट ऑफ डिफरेंशिएशन, तब ये हो जाएगा इंटीग्रेशन। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। हमने जो बोला चमका ना बच्चा? यस। अब यहाँ पर जितना हम बोल रहे हैं सिंपल भाषा में, क्या हम लोग ऐसे ही लिखेंगे? ठीक है, तो नहीं, ऐसा नहीं एक बाल्टी पानी लीजिएगा, ठीक है, जमा कीजिएगा, फिर उसको बिखेरिएगा, फिर जमा कीजिएगा, ऐसा नहीं। यहाँ मैथमेटिकल आपको लिख करके डिफरेंशिएशन भी करना है और इंटीग्रेशन भी करना है। तो यहाँ पर वो करने के लिए एक सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा गया है। वो सिंबॉलिक फॉर्म आपको आना चाहिए लिखने के लिए। एक संकेत दिया गया है कि डिफरेंशिएशन का मतलब ये। अब ये का मतलब क्या, अभी हम बताएंगे इसको। सिमिलरली जब हम बात करेंगे इंटीग्रेशन का, तो आप कैसे पहचानिएगा कि मेरा इंटीग्रेशन फॉर्म में है, तो उसका भी एक संकेत से इंडिकेट किया गया है, साइन से। हाँ, साइन से उसको इंडिकेशन किया गया है। बात समझे ना? तो हम यहाँ पर इंडिकेट करेंगे। हमने जो बोला चमका ना, जैसे आप लोग कैसे इंडिकेट करते हैं कि रेसिस्टेंस, तो आप लोग बोलते हैं आर, यानी प्रतिरोध को आर से करते हैं। आप लोग बोलते हैं सिंपल बोलते हैं, जैसे मीटर तो शॉर्टकट में लिखते हैं एम, लिखते हैं स्मॉल एम, लिखते हैं जैसे किलोग्राम का बोलेंगे केजी। ये सब शॉर्टकट है ना। सिमिलरली इंटीग्रेशन को शॉर्टकट में क्या महत्व देंगे? सिंबल, है कि नहीं? सिमिलरली डिफरेंशिएशन को क्या देंगे? सवाल ये उठता है कि नहीं? तो यही सब हम लोग डिटेल में बात करेंगे अच्छे से, है ना? देखिएगा,
फिलहाल यहाँ पर ये जान लो डिफरेंशिएशन का मतलब टूटना या क्या बोल सकते हैं, हाँ लोग बोल रहे हैं बिखरना, या फिर इसको बोल सकते हैं तोड़ना, ऐसे ही बोल सकते हैं। ठीक है, एकदम सिंपल भाषा में इसको समझिए क्या हम बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, ऐसे उतना शुद्ध हिंदी का बात नहीं करेंगे, बस मीनिंग समझाएंगे, क्योंकि आपको हिंदी नहीं समझना, समझना है इंग्लिश ही। हम केवल समझा रहे हैं आपको कि इसका मतलब क्या है, इसका शुद्ध हिंदी आपको नहीं समझाएंगे, बात समझे ना? ओके, क्योंकि आपको समझना है ये। अब यहाँ पर सिंपल इसको बोलिएगा जोड़ना या फिर जोड़, सिंपल बोलिएगा यहाँ पर इसका मतलब जोड़ या फिर, हाँ जोड़ या फिर इसको और एक नाम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इकट्ठा करना, मिलना, हाँ मिलाना, ऐसे भी बोल सकते हैं, है कि नहीं? खैर जोड़ अच्छा लगता है तो ये लिखेंगे ना, जोड़ना, है ना, ये बोलेंगे। ठीक है, ये बोल देंगे पूरी तरह से, क्लियर? अब अभी आप बोले सर कि इसका आप सिंबल बात कीजिएगा, क्या सिंबल? ध्यान देखिएगा, जब भी डिफरेंशिएशन का हम बात करेंगे तो इसका शुरुआत अक्षर डी लिया जाता है, और वो डी आपका रहेगा स्मॉल में रहेगा। किस में रहेगा? स्मॉल में रहेगा। जैसे यहाँ पर यदि हम बात करेंगे, देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज ए पार्ट ऑफ, ऐसे बोल सकते हैं रिवर्स पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन। बड़ा अजीब लगता है कि सर आप क्या बोल रहे हैं, देखिए कैसे लिखे हैं, मत सोचिए कि डबल ऑफ यूज हो गया, ऐसा नहीं है। इट इज ए पार्ट ऑफ, रिवर्स पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन, ये बोलना चाह रहे हैं। तो सेंटेंस अच्छे से पढ़िएगा तो आपको क्लियरेंस अच्छा आएगा। क्लियर? सिमिलरली यहाँ पर हम बोलेंगे इसी का जस्ट उल्टा, है ना, बोलेंगे इट इज पार्ट ऑफ, है ना, पार्ट ऑफ रिवर्स पार्ट ऑफ, हाँ डिफरेंशिएशन। इसको ना एक शुद्ध हिंदी अगर जानना चाहते हो हम बताते हैं, इसको बोलते हैं अवकलन, इसको बोलते हैं समाकलन। ठीक है, अगर शुद्ध हिंदी अगर बात करना चाहोगे तो यहाँ पर हम लिख देते हैं अवकलन, इसको बोलेंगे समाकलन। अगर शुद्ध हिंदी का बात करेंगे तो अब क्या इससे आपको बुझाया क्या होता है? इसीलिए हम एकदम सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं, जोड़ना, बस। अब समाकलन का मतलब ही हमको फिर समझाना पड़ेगा, इसका मतलब क्या है, तो फिर तो बतिया वहीं पहुंचेगा, इसलिए हम डायरेक्ट यही बता देते हैं, बात समझे? अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है अवकलन। अब अवकलन का मतलब आप लोग नहीं जानते होंगे, इसलिए हम शॉर्टकट में डायरेक्ट जो इसका मीनिंग होता है वही हम बता दिए। टूटना सीधी सी बात है, क्योंकि हमको वहीं तो पहुँचना ही पड़ता, इसीलिए अच्छे से समझिएगा मेरे प्यारे बच्चे, है ना। अभी आप लोग 11th में, ध्यान से। इसके बाद हम बात करेंगे इसका सिंबल की। क्या बात करेंगे बच्चा? सिंबल बात करेंगे, मतलब कि सिंबल बोल लीजिए, फिर नोटेशन बोल लीजिए, कुछ भी आप बोल सकते हैं ना, इसको हम नोटेशन भी बोल सकते हैं। ये देखिए इसका नोटेशन क्या होगा वो देखिए, नीचे भी हम बात करेंगे। देखिए इसको जब भी दिखाएंगे ना हम लोग तो डी बाय, जैसे हम एग्जाम्पल ग्रुप में इसको दिखाते हैं, डी बाय, और यहाँ पर जिस रिस्पेक्ट में आप बात करेंगे वो आपका यहाँ पर होगा। इसे यहाँ पर हम एक्स लेते हैं, एक्स। इसका मतलब ये हो गया कि ये डिफरेंशिएशन हो रहा है। देखिए डिफरेंशिएशन जब भी लिखिएगा तो डी का आना कंपलसरी है, डी आपका आएगा ये, और ये नीचे जो आपका होता है डी, अब इसको हटा देते हैं। हाँ देखिए ये जो आपका डी है, इसका मतलब डिफरेंशिएट ही हो रहा है, डी बाई डी जो लिखे हैं ना, इसका मतलब डिफरेंशिएट ही हो रहा है। लेकिन यहाँ पर ये नीचे जो लिखाता है जिसके रेस्पेक्ट में हम करते हैं डिफरेंशिएशन, उसको हम नीचे में लिखेंगे, और जिसका डिफरेंशिएशन होता है उसको हम ऊपर में लिखेंगे। फिर से जैसे मान के चलिए यहाँ पर कीजिएगा, यहाँ लिखिएगा मौसा, क्या मौसा जानते हैं ना? हाँ,
तो ये जब लिखते हैं इसका मतलब ये होता है कि डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं मौसा का, लेकिन ये मौसा का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में होगा ये आपको हमेशा बताना पड़ेगा। और ध्यान रखिएगा, हाँ मतलब नीचे में हम लिख सकते हैं मौसा, इसका मतलब मौसा का डिफरेंशिएशन हो रहा है मौसा के ही रेस्पेक्ट में। बात समझे? अगर यहाँ मौसा है और यदि यहाँ मौसी हो गई, चलो मौसी लिखते हैं बढ़िया रहेगा, मौसी अगर हो गई तो आपका कभी भी डिफरेंशिएशन नहीं होगा, ये तय कर लीजिए। बात समझे? जिसके रिस्पेक्ट में बात यहाँ पर किया जाता है वही आपका यहाँ पर डिफरेंशिएशन में होना चाहिए। बात समझे? अब ये मौसा मौसी को हटाते हैं, इसका मतलब सर अगर यहाँ पर x अगर है, ऐसे x लिखा हुआ x और यहाँ पर x है, इसका मतलब ये डिसाइड हो गया। इसमें देखिए सिंपल लिखेंगे, इसको ब्रैकेट नहीं लगाएंगे क्योंकि ये सिर्फ विथ रिस्पेक्ट टू बताता है, और यहाँ पर जिसका होता है वो लिखेंगे ऊपर में। इसका मतलब ये हो गया कि x का डिफरेंशिएशन हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। x यहाँ है तो यहाँ पर देखिए हम x से लिखे हैं, अगर यहाँ पर हम y दे दिए तो फिर इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा। दिमाग में एकदम बैठा लीजिए पहले से आप, नहीं होगा मतलब नहीं होगा। क्लियर? अभी समझिएगा। अब इसको हम रीड कैसे करते हैं, लोग बच्चा इसको पढ़ नहीं पाता है। देखिए इसको हम रीड कैसे करेंगे, इसको हम रीड कैसे करेंगे, हाँ ध्यान से समझना। इसको रीड करेंगे, डी का मतलब डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पर आराम से लिखेंगे डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन है ना। आप किसका? मौसा का नहीं, एक्स का लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स है ना। आप किसके रिस्पेक्ट में? तो यहाँ पर लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे विथ, हाँ रेस्पेक्ट टू, हाँ एक्स। बहुत कोई बोलता है कि सर dx लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये माइनर बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि डिफरेंशिएशन ऑफ x का विथ रिस्पेक्ट टू x, और ये d इसलिए क्योंकि ये डिफरेंशिएशन पार्ट है, इसीलिए। मतलब ये जो लिखा हुआ आपका d/d, ये सिर्फ ये इशारा कर रहा है कि डिफरेंशिएशन हो रहा है बच्चा, ठीक है। और किसका हो रहा है? तो ये इसका हो रहा है, तो किसके रिस्पेक्ट में? तो x के रिस्पेक्ट में। ये अच्छे से दिमाग में बोले तो खोपड़िया में, खोपड़ी में नहीं खोपड़िया में इसको बैठा लीजिए, बहुत आगे में काम देने वाला है। जिसका मैथ्स विषय होगा वो तो स्पेशली पढ़ेगा ही उसमें, ठीक है, लेकिन जिसका बायोलॉजी है उसका भारी भरकम ये दिक्कत होता है, ठीक है। इससे क्या है कि मान के चलिए आपका दिया हुआ रहेगा, ऐसे बोलेगा कि हाँ v = दिया हुआ है a+bt², ये दिया हुआ है, ठीक है। अब उसमें क्या है कि जब उसको करेगा इंटीग्रेशन तो दिक्कत जाएगा। या फिर मान के चलिए ऐसा अगर दिया हुआ है, जैसे a बोलेगा dv/dt दिया हुआ है, और फिर यहाँ पर पुटअप करेंगे, मान के चलिए a = v का मान पुट कीजिएगा d, और यहाँ पर कीजिएगा a+bt², ऐसा पुटअप कीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि आपको डिफरेंशिएशन ऐसे नहीं कर रहा है, कैसे बनेगा? और बिना इसके आपका न्यूमेरिकल होगा ही नहीं। क्वेश्चंस आपको बहुत मिलेगा अंदर में, बात समझे? तो इसीलिए पहले आपको ये सब अच्छे से सीखना है। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है d/dt, इसका मतलब ये हो गया कि डिफरेंशिएशन हो रहा है इसका, इस पूरे टर्म्स का, हालांकि इसमें कॉन्स्टेंट यूज किया गया है, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में तभी इसका डिफरेंशिएशन संभव है, क्योंकि यहाँ पर t आ गया है। यहाँ देखिए v था, तो अब ये संभव नहीं है, ये dv/dt ही रहेगा। हमने जो बोला चमका ना बच्चा, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिलहाल एकदम आराम से समझो, धीरे धीरे। अब देखिए ये हो गया क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब एक बात और इसमें सुन लीजिए, एक बात हम और लिखते हैं, है ना। इफ dx/dy अगर रहेगा तो इसका हाँ डिफरेंशिएशन नहीं होगा, ये लिख लोगे हिंदी में, नहीं होगा। क्लियर? इससे आपको ये समझ में आ गया कि जिसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं उसी का डिफरेंशिएशन होना चाहिए। जैसे यहाँ y है तो यहाँ y रहता तब होता। क्लियर? ओके, यहाँ तक नोट कर लिए हैं? नहीं किए हैं? कर लो। अभी हम पॉज करते हैं, फिर बात करते हैं इसका, है ना। बहुत सिंपल, एकदम अच्छे से इसको सीख लीजिए, है ना। चलिए।
हो गया बच्चा? हाँ, मिटाते हैं इसको। इधर हो गया ना? हाँ, अब देखिए इसका हम लेते हैं इधर, है ना, सिंबल लेते हैं, सिंबल या फिर नोटेशन, है ना। देखिए ये जो आपका लिया गया है फ्रॉम समेशन से लिया गया है। किससे? समेशन से लिया गया है। समेशन से मतलब सिग्मा। हाँ, सिग्मा का मतलब सिंपल समेशन, है ना। अब अभी आपको हम बोले थे कि इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ना, इसका मतलब क्या है? समेशन। तो समेशन का शुरुआत देखिए अक्षर क्या है? एस है। अब इसी एस से डिजाइन बनाया गया इंटीग्रेशन का। हमने जो बोला हो चमका ना बच्चा, इधर से बेटो चमका ना, ओके। इधर मिटा दें क्योंकि इधर लिखना होगा इसीलिए, ओके। तो देखिए अब इसका बात करते हैं सिंबल की। फ्रॉम समेशन, देखिए साइन इसका हो जाएगा ये, यही है इंटीग्रेशन का साइन, ठीक है। ध्यान से देखो एस के जैसा है, थोड़ा लंबा जरूर है मनीषा, लेकिन एस के जैसा है कि नहीं है? है ना। हाँ, अब यहां पर भी सेम कहानी, किसी के रेस्पेक्ट में ही इंटीग्रेशन होता है। यहाँ हो सकता है dx या dy या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर रहेगा x और यहाँ लिखा हुआ रहेगा dx। इसका मतलब ये हुआ कि x का हो रहा है इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में? तो x का रिस्पेक्ट में। देखिए लिखने का स्टाइल बदल गया थोड़ा। इंटीग्रेशन का साइन उसमें बट्टा में था, यहाँ बट्टा में, यहाँ इंटू में होता है। यहाँ इंटू में होता है। कौन इंटू में होता है? मतलब जिसका करना है वो और जिसके रिस्पेक्ट में होता है वो दोनों इंटू में ही रहेगा। बात समझे? दोनों आपका इंटू में। देखिए इससे पहले वाले में ये था d/dx और यहाँ पर x था, मतलब ये dx यहाँ तो नहीं था, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो गया। इंटीग्रेशन जब भी होगा तो इस इंटू के फॉर्म में रहेगा। x का करेंगे इंटीग्रेशन और किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। बाकी ये d फिर क्यों यूज़ किया गया ज़रा समझिएगा, क्योंकि ये बहुत छोटा सा टर्म होता है और छोटे छोटे टर्म्स ही समेशन होता है, इसीलिए यहाँ पर dx लिखा गया है। और ये छोटा टर्म्स बड़ा टर्म्स में कन्वर्ट होता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं dx। और ये हो गया इंटीग्रेशन पूरा। जब इसको सॉल्व करते हैं जो आपका मान आएगा वो एक समेशन का मान देता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर ऐसे लिखते हैं। बात समझे हम क्या बोले सो? हाँ, अब समझिएगा इसको कैसे पढ़ेंगे ये समझिए। इसको देखिए रीड कैसे करेंगे। बोलेंगे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग लिखने जा रहे थे लेकिन वो नहीं, ये लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ किसका? x का, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर भी सेम कहानी, ठीक है। जिसका करना है उसके रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेशन आपको करना है। दिमाग में बैठा लीजिए पहले से। अगर यहाँ पर मान के चलिए y होता तो यहाँ dy, हमने जो बोला चमका। हाँ, फिलहाल अभी इतना ही समझिए, बाकी बहुत सारा टर्म्स होता है लेकिन अभी उतना आपको नहीं जानना है। अभी फिजिक्स में आपका जितना इस्तेमाल किया जाएगा उतना ही हम बात कर रहे हैं, ठीक है। बाकी और भी होता है जैसे अलग अलग होगा तो उसको u/v में करके फिर हम लोग उसको करते हैं, ठीक है। लेकिन अभी उतना आपको नहीं समझना है, जितना यूज़ उतना ही। अब ये समझ में आ गया, इसको साथ में नोट करते जाइए, इसको नोट कर लीजिए, है ना। इसके बाद बढ़ा लीजिए आगे, है ना। ये हो गया फ्रॉम समेशन और साइन हो जाएगा यस की तरह दिखता है ये इंटीग्रेशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x।
ऐसे लिख लीजिए। अब देखिए हम बात करेंगे फॉर्मूला के। क्या बात करेंगे? ऐसे करते हैं, इस डायग्राम को थोड़ा सा हम बड़ा बनाते हैं, इधर इसको मिटा के, पहले इसको नोट कर लीजिए, है ना। और एग्जाम्पल अगर सारा देंगे तब आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए अब देखते हैं आगे, है ना। देखिए हम एक कॉलम में रखे हुए हैं डिफरेंशिएशन और एक में हम रखे हुए हैं इंटीग्रेशन, है ना। ध्यान से इसको समझेंगे बच्चा। देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फॉर्मूला की। किसकी? फॉर्मूला की। ध्यान से देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर्मूला की। देखिए इसका फॉर्मूला, देखिए पहला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा। देखिए d/dx लेते हैं। इसका मतलब अगर यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू x है, मतलब x का ही होगा इंटीग्रेशन, और हम बना रहे हैं फॉर्मूला, तो फॉर्मूला कैसे बनेगा ज़रा इसको देखिएगा। जब भी आप कीजिएगा डिफरेंशिएशन तो या तो x² x³ मतलब x का फॉर्म में रहेगा ही रहेगा, या y जो भी रहेगा, इसमें पावर में कुछ रह सकता है। तो यहाँ पर पावर में रह सकता है, इसका मतलब क्या है? x का पावर n के रूप में कुछ रहेगा, मतलब इसी का फॉर्मूला आप सीखेंगे, ठीक है। तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा, ध्यान से देखो, जो पावर में रहेगा ना बच्चा, वो चल जाएगा मल्टीपल में। किसके मल्टीपल में? जिसका डिफरेंशिएशन होगा उसके मल्टीपल में। बात समझे? जैसे अगर यहाँ पर लिखा हुआ रहता मौसा का पावर n, तो हो जाएगा n मौसा। बात समझे? तो यहाँ पर लिखेंगे nx। अब होता क्या है, एक पावर घट जाता है तो n-1 कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये बात करना होता है कि वेयर n इक्वल टू कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए एक बात जान लीजिएगा, n डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर 0 हो जाता है तो फिर वो अनडिफाइंड हो जाता है। इसीलिए अभी ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बस इतना जानो कि 0 आपको लेके नहीं चलना है। 0 कभी आता भी नहीं है, उतना लेके नहीं चलना है। देखिए यहाँ पर जब भी दिया हुआ रहेगा तो कम से कम एक न एक पावर दिया हुआ रहेगा ही रहेगा। बात समझे? हाँ, खैर आगे चलते हैं। अब इसी का जस्ट अपोजिट इधर लेते हैं। पहला फॉर्मूला इंटीग्रेशन, क्योंकि बात कर रहे हैं इंटीग्रेशन का, ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन। देखिए इसके बाद हो जाएगा इधर x, मतलब x का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। अब यहाँ पर देखिएगा, तब इसको कैसे करेंगे, अब यहाँ कर देंगे n, क्योंकि जब भी होगा इसी के फॉर्म में होगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x का पावर n+1। अब प्लस कीजिएगा, इसमें माइनस कर रहे थे, इसमें अब प्लस। और देखिए इसमें हम गुणा कर रहे थे, इसमें भागा करेंगे, डिवाइड देंगे। बात समझे? हाँ, अब डिवाइड यहाँ पर n नहीं, n+1 जो पावर में रहेगा पूरे n+1, और यहाँ पर एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लग जाता है +c। अब ये बड़ा अजीब लगता है, बहुत लोग यहाँ सोचता है कि सर ये +c कैसे आ गया। यहाँ पर c जो है ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, और इंटीग्रेशन कांस्टेंट में आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे c है, आप i लिखिए, i यहाँ पर लिख सकते हैं। i का मतलब इंटीग्रेशन वर्ड जो होता है ना, उसे i होता है, इसीलिए आप कुछ भी नाम यहाँ पर लिख भी सकते हैं। जैसे लिख सकते हैं संतोष, बोले तो संतोष सर, प्लस के बाद सब लिख सकते। जैसे मोनिका लिखेंगे कितना, प्लस मोनिका। अब बोल देंगे कि वेयर मोनिका इज इक्वल टू कांस्टेंट। बात समझे? जैसे इधर से लिख सकता है b2 x का पावर n+1 बाय n+1 प्लस b2। बात समझे? और भी हो सकता है, जैसे कि अंगरा मंगरा छंगरा, हाँ ये भी हो सकता है। बात समझे ना? इसका मतलब सर हमको ये समझ में आ रहा है यहाँ प्लस में सी कुछ भी हो सकता है। अब इसका हम रीज़न नहीं बताएंगे उतना डिटेल में, हालांकि हम चाहेंगे भी बता सकते हैं, लेकिन उतना डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि उसका ज़रूरत है ही नहीं आपके पास, ठीक है। ये तो जानो कि इसमें एक लगता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इसमें लगता है, क्लियर। हाँ, हालांकि जब हम लोग सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल्स को, उस टाइम पे सी वगैरह एक्स्ट्रा हम लोग नहीं निकालते रहते हैं, है ना। हाँ, जहाँ जैसा ज़रूरत है वैसा हम लोग काम करते हैं, ठीक है।
तो ये हो गया फॉर्मूला, दिमाग में ये रखिएगा कि n+1/n+1, है ना। ध्यान से देखोगे क्या है। अब हाँ, यहाँ पर भी सेम कहानी, वेयर है ना, n डज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर भी 0 आपको लेके नहीं चलना है, ठीक है। ये हो गया। एक फॉर्मूला हम लोग और देखते हैं सेकंड में। देखिए, जब भी कीजिएगा डिफरेंशिएशन, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पर मान के चलिए कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब जानते हैं कांस्टेंट किसको बोलते हैं? मैथ्स में कहा गया जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता। अब इसका मीनिंग क्या है? सिर्फ इतना दिमाग में बैठा लो कि जब भी कोई नंबर आ जाए, विवेक, जब भी कोई नंबर आ जाए समझ जाने को मेरा कांस्टेंट है, ठीक है। और जब भी कांस्टेंट आएगा हमेशा उसका डिफरेंशिएशन, लड्डू बोले तो 0, हमेशा 0। हमने जो बोला चमका। इसके बाद इधर यहां पर जब इंटीग्रेशन होता है कांस्टेंट का, उस टाइम पे ये 0 नहीं होता। जितना होता है कांस्टेंट ये गुना हो जाता है जिसके रिस्पेक्ट में होता है x। हमने जो बोला वो चमका। अब बाकी प्लस सी आप लगा सकते हैं, प्लस सी यहाँ लिख देते हैं एक बार। ये सी क्या है लेते हैं, एंड हाँ सी इक्वल टू पूरा लिखते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट, या ऐसे लिखते हैं इंटीग्रेटिंग, कमेंट इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, ये भी लिख सकते हैं। बात समझे? तो एक बात समझ में आ गया कि किसी भी कांस्टेंट का हम करेंगे इंटीग्रेशन तो हमेशा कांस्टेंट इनटू x होगा, प्लस सी हो सकता है। क्लियर? अब नेक्स्ट आगे देखिएगा। एक और लेते हैं जो यूज होता है, केवल जो यूज होता है उसी का हम बात करेंगे। जैसे तीसरा डिफरेंशिएशन ऑफ से लेते हैं साइन एक्स। क्या लेते हैं? साइन एक्स लेते हैं, ये dx। अब यहां पर बताओ इसका क्या होगा? cos x। सिंपल। इसका मतलब सर यहां पर जब हम इसका उल्टा लेंगे, पूछेंगे cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा तब इसीलिए हम रिवर्स पार्ट बताए थे, बोले थे कि ये रिवर्स पार्ट होता है, हो जाएगा साइन एक्स। मतलब देखो जिसका निकाल रहे थे और जिसका उत्तर आया, ये क्वेश्चन यहाँ बन गया और उसका फिर उत्तर वही आया जो जिसका हम कर रहे थे, इसका उल्टा हुआ ना। तो ये इसीलिए अगर कोई एक अगर याद हो जाता है तो ऑटोमेटिक दूसरा याद हो जाता है। बोलेंगे कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन किया तो cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन साइन एक्स। समझे? आप लोग मैथ्स में इसको अच्छे से पढ़ेंगे, एक याद हो जाएगा तो दूसरा ऑटोमेटिक पूरा याद हो जाता है। बात समझे? खैर हम बता रहे हैं यूजफुल यहाँ पे फॉर्मूला, और आपका फाइनली यही यूज़ होगा, इसके अलावा कुछ भी इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। बाकी अभी हम बात करेंगे लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट जो यूज़ होता है वो वाला, ठीक है। हाँ चलिए एक हम लास्ट और बात कर लेते हैं, लोअर लिमिट अपर लिमिट वाला इसमें होता है, आपका ऐसे में यूज़ होगा, इसमें हम बात नहीं करेंगे। देखिए व्हेन गिवन लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि सर ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट है क्या? इसमें लिमिट होता है, लिमिट। देखिए जैसे लिखते हैं अब यहाँ पे, बोलेंगे लोअर लिमिट का मतलब ये लोअर में होगा। हाँ यहाँ लिखा हुआ रहेगा लोअर लिमिट, और यहाँ रहेगा अपर लिमिट, ये रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर मान के चलिए इंटीग्रेशन होगा ऐसे कि यही x का पावर n और यहाँ dx है ये,
इसका देखिए अभी आप लोग सीखे थे क्या, x का पावर n+1 बाई n+1। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका हाँ यहाँ पर हो जाएगा लोअर लिमिट और ये हो जाएगा अपर लिमिट। अब क्या करते हैं हम लोग, जो यहाँ पे रहेगा मान दिया हुआ अपर लिमिट में, पहले उसको पुट कर लेंगे x के जगह में, मतलब जो दिया हुआ रहेगा वेरिएबल उसमें पुट करेंगे और घटा देंगे फिर लोअर लिमिट पुट करके पूरे टर्म्स में। ठीक है, अभी अगर उतना समझ में नहीं आ रहा या नहीं चमक रहा है तो अभी जब हम एग्जाम्पल लेंगे तो पूरा चमक जाएगा, इसलिए दिक्कत नहीं है ना। तो अभी फिलहाल यही आप लिखिए, बाकी प्लस सी वो होता है तो उसको छोड़िए, गोली मारिए उसको, गोली मतलब सच मारना है क्या, नहीं मतलब उसको भी हटा देना है, उसको लेके नहीं चलना है। क्लियर, चलिए तो यही आपका फाइनली आपका यूज़ होगा फिजिक्स में, इसलिए हम यहीं तक बात करेंगे, इससे ज़्यादा फॉर्मूला हम बात नहीं करेंगे। अब हम सीधा लेंगे एग्जाम्पल, ज़रा यहाँ तक पहले नोट कर लीजिए। हो गया ना बच्चा। अब इसके बाद देखिएगा सर जी, यहाँ पर ये हो गया फॉर्मूला, देखिए फॉर्मूला आपका पूरा यहाँ तक है, इसको क्लोज कर लीजिएगा ऐसे। इसके बाद देखिए अभी हम बात करेंगे इसका एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल अभी हम लेंगे। चलिए लिखते हैं E डॉट जी, मतलब कि एग्जाम्पली ग्रेडियंट है ना, एग्जाम्पली ग्रेडियंट उदाहरण स्वरूप। क्लियर, देखिए अभी हम बात करेंगे है ना, फट फटाफट फट फट बोलते जाना है कि नहीं, शुभ काम में एकदम देर नहीं। देखिएगा एग्जाम्पल दे रहे हैं, अभी शुरुआत इसलिए शुरू से लेते हैं। मान के चलिए यहाँ पर d/dx है और लिखा हुआ है x, मतलब x का हम कर रहे हैं डिफ्रेंशिएशन, तो इसका मान क्या आएगा देखिएगा, ध्यान से समझोगे, कुछ नहीं तो यहाँ पर पावर 1 है कि नहीं है ना। तो जब यहाँ पर x का पावर अगर 1 है, और आपको हम पहले ही समझा चुके जो पावर में जो होता है वो गुना में हो जाता है सर, और जो पावर में रहता है वैल्यू उसमें एक घटता है, मात्र एक, तो यही हो जाएगा, हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो 1 इंटू एक्स का पावर 0, इसका मतलब सर क्या मान आ गया 1, क्यों, क्योंकि देखिए 1 इंटू 1 मतलब x का पावर अगर 0 है इसका मतलब 1, किसी का भी पावर अगर 0 होगा तो उसका मान हमेशा 1 आएगा, इसलिए इसका रिजल्ट 1 हो गया। बोले तो तक देना देन धा, है ना। अब आते हैं इधर, है ना, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ किसका लेते हैं, चलिए x का, है ना, विद रिस्पेक्ट टू, हाँ x, बहुत कोई dx बोलता है, बोलो कोई दिक्कत नहीं, वो सब मतलब नहीं रहता, सर सॉल्व करना मतलब होता है। देखिए इज इक्वल टू, तरीका है बहुत सिंपल है, पावर 1 है, क्या करेंगे एक पावर जोड़ेंगे 1 + 1 बाय, फिर यही मान नीचे 1 + 1 और प्लस c होता है तो लास्ट में ऐसे लगा सकते हैं। अब x² / 2 + c, यही हो जाएगा आंसर। क्लियर। अब देखिए सेकेंड में d/dx x² अगर है तब 2x का पावर 2 - 1 मतलब 2x, हो गया आंसर, बात समझे। अब यहाँ पर सेकेंड में ध्यान से नेहा, x² है ना, अब ये समझ जाना है कि इंटीग्रेशन ये हो सकता है कैसे, x है यहाँ भी x है, ठीक है, तो होगा इसका इंटीग्रेशन। और अभी हम बताए थे एक पावर बढ़ा देना और उतना ही स्पीड डिवाइड कर देना है पूरा पावर टर्म से, तो हो जाएगा x का पावर 2 + 1 और एक जुड़ता है, हाँ डिवाइड 2 + 1, इसका मतलब x³ / 3 और इंटीग्रेशन है तो +c जोड़ दीजिएगा, इंटीग्रेशन रहेगा तब, डिफरेंशिएशन में नहीं, इंटीग्रेशन में।
और ये हो गया आपका आंसर। बात समझे? अब नेक्स्ट आगे देखिएगा तीसरा में। अब इतना करने का आपको ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आपको पकड़ में आ गया कि एक पावर घटा देना है और जो पावर बढ़ाता है उसको गुना में ले जाना है। देखिएगा जैसे डी एक्स का पावर क्यू है और यहाँ पर करते हैं डी एक्स। सीधा कीजिएगा 3 गुना एक पावर घटा दीजिए, हो गया 3 गुना और इसका एक पावर कम 3x², हो गया आंसर बस। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा इंटीग्रेशन में x ये लेते हैं q और ये dx है ना। अब देखिए एक पावर बढ़ा दो और यही पावर वाला डिवाइड कर दो +c, हो गया आंसर। तरीका बहुत सिंपल, 3 है 4 कर देना और वही 4 से डिवाइड कर देना, ये शॉर्ट में हो गया। हाँ, इतना करने का ज़रूरत नहीं है सर। अच्छा एक बात हमको साफ साफ बताइए, सॉल्व जब करेंगे तो क्या ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे? ऐसा सॉल्व करने के लिए कभी आपका आएगा ही नहीं। एक बात दिमाग में बैठा लो, आपको इसका यूज़ किया हुआ मिलेगा, यूज़ रहेगा। मतलब जैसे डायरेक्ट ये जैसे सॉल्व करने के टाइम पे ये सब टर्म्स आता है, जैसे कुछ सॉल्व कर रहे हैं और अचानक वहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। इंटीग्रेशन करेंगे तो सीधा उसका रिजल्ट लिखना होता है, उसको आप कैसे सॉल्व कर रहे हैं ये दिखाना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। बात समझे? हाँ, बाकी आप दिखा सकते हो डिटेल में, लेकिन सीधा आपको ये लिखना है। क्लियर? अब चौथा में अगर हम यहाँ पर लिखेंगे dx/dy, ठीक है। आप यहाँ पर बताओ, बहुत के 0 बोल रहा है। हाँ, संभव ही नहीं है, मतलब यही रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए x का हो रहा है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y और डिफरेंस हो गया ना। जहाँ डिफरेंस हो गया x y ऐसा अगर दिख गया तो समझ जाओ डिफरेंशिएशन होगा ही नहीं, इंटीग्रेशन भी नहीं होगा। बोले तो तक देना दिन। हाँ, अब यहाँ पर देखिएगा चौथा नंबर में देखिए सेम लेते हैं वही कहानी, dx और इंटू करते हैं यहाँ पर dx लेते हैं, ये लेते हैं x और यहाँ लेते हैं dy लेते हैं, तब इसका भी नहीं होगा। यहाँ पर थोड़ा सा देखिए कहानी क्या हो जाता है, समझिएगा। अगर ये यहाँ दिया हुआ है ये और इससे अगर ये मैच नहीं किया तो इसको हम लोग अपने आप एज अ कांस्टेंट मान लेते हैं, एज अ कांस्टेंट हम लोग मान लेते हैं, है ना। हालांकि x वगैरह कभी कांस्टेंट के रूप में नहीं होता है, ठीक है, a b c ऐसे रूप में रहेगा। उस टाइम पे इसका बाहर कर दीजिएगा और dy का कीजिएगा तो बच जाएगा, उसका अगर dy कीजिएगा तो y बच जाएगा, मतलब कि a और ये हो जाएगा y। क्या बोलना चाह रहे हैं समझिएगा। अगर ये एज अ कांस्टेंट अगर यूज़ हुआ, जैसे ध्यान समझिएगा, इसको एकदम अच्छे से समझिए। हाँ, x dy है, अभी हम बोले कि इसके रिस्पेक्ट में है, मतलब y के रिस्पेक्ट में है और यहाँ पर x है, तो पक्का है कि इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, ये तय कर लीजिए, एकदम नहीं होगा। और जब ऐसा कहानी होता है ना तो हम लोग क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं एज अ कांस्टेंट मान लेते हैं, और जब मान लेंगे एज अ कांस्टेंट उस टाइम पे इसको हम बाहर निकाल सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं और dy का कर देंगे इंटीग्रेशन, उस टाइम पे सिर्फ आपका बच जाएगा x y, ये बच जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं x ये सब जितना टर्म्स है x y z ये सब जल्दी कांस्टेंट के रूप में यूज़ नहीं होता है, a b c रहता है तब यूज़ होता है। तो उस टाइम पे सिंपल आप यही छोड़ दीजिएगा, x जो इंटीग्रेशन फॉर्म में है x और ये हो जाएगा dy, मतलब इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा। क्लियर? एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। अगर यहीं पर जैसे अभी हम देने जा रहे हैं 5 में d/dx और यहाँ पर देखिए ऐसे रहेगा 5 रहेगा, 5 मतलब क्या, इसे अगर यहाँ पर a भी रहेगा ना ऐसे लिखा हुआ तो आपको कांस्टेंट मान लेना है। और आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि कांस्टेंट जहाँ रहा डिफरेंशियल वाले फॉर्म में, देखिए a यहाँ पर कांस्टेंट है, और याद करो अभी भी इससे पहले फॉर्मूला बताया है कि अगर कांस्टेंट रहा और उसका यदि करेंगे डिफरेंशिएशन तो उसका मान हमेशा लड्डू। बोले तो अभी आप लोग पूजा वूजा किए होंगे, गणेश क्या क्या पूजा है अभी,
गणेश चतुर्थी, हाँ, तो उसमें लड्डू उड्डू वितरण किया गया, तो वही लड्डू यहाँ पर है। कब? जब कांस्टेंट रहेगा उस टाइम पे। अगर किसी भी कांस्टेंट का अगर डिफ्रेंसिएशन होगा उस टाइम पे 0। सर एक बात नहीं चमक रहा है, कैसे आप जानेंगे यहाँ पर ये कांस्टेंट है? A B C ऐसा कुछ लिखा हुआ मिलेगा ना, समझ जाना वो कांस्टेंट है। या फिर नंबर रहेगा, जैसे 4 5 6 या 1 2 3 4 5 कुछ भी रह सकता है, तो कांस्टेंट है। क्लियर? ये पकड़ने का क्षमता होना चाहिए आप में, पकड़ लोगे ना, हाँ हो गया। आप यहाँ पर देखो सेम एग्जांपल लेते हैं, क्या करते हैं, डी लेते हैं और इंटीग्रेशन है ना, ये लेते हैं यहाँ पर, चलिए ए ही लेते हैं, हाँ, और यहाँ पर लेते हैं dx लेते हैं ये, तो इसका भी इंटीग्रेशन नहीं होगा, ये इसको मान लेंगे एज ए कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा, बाहर कर लेंगे ये बाहर कर दीजिएगा, जो कांस्टेंट होगा ना उसको बाहर कर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, ए बाहर और बच जाएगा सिर्फ dx। जैसे जब करेंगे इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा, देखिए अभी पहले समझाते हैं, ये हो गया, अब a, अब इसका dx का इंटीग्रेशन, क्योंकि यहाँ पर 1 छिपा हुआ है, तो 1 × x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, बतिया बुझे, x हो जाएगा, मतलब कि x इसका रिजल्ट आएगा। फिर से बोल रहे हैं, हाँ फिर से, a है जो कांस्टेंट होगा उसको हम बाहर निकाल देंगे, हाँ, और बचेगा सिर्फ यहाँ पर dx, ध्यान समझना, बचेगा dx, हाँ। अब dx है, इसका मतलब इसमें 1 तो छिपा हुआ है ना, 1 छिपा हुआ है, मतलब कुछ नंबर है अभी, और आपको हम समझा चुके थे, देखिए तो a आपका बाहर में है, और इंटीग्रेशन 1 का जब करेंगे तो 1 × और बताए थे कि जो जिसके रिस्पेक्ट में होगा उतना लग जाएगा x, यहाँ पर ax। बात समझे हम क्या बोले? सो यस। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल देखिएगा 6 नंबर में, d/dx, और यहाँ लेते हैं 5, आपको और अब अच्छे से समझ में आ जाएगा जो हम बोलना चाह रहे हैं। बता तो 5 है, 0, वेरी गुड, किसी भी नंबर का डिफ्रेंशिएशन 0, लेकिन यहाँ पर वो कहानी नहीं होगा, देखिएगा यहाँ लेंगे वही 5 नंबर लेते हैं, हाँ 5, और लेते हैं dx, 5 को बाहर ऐसे भी कर सकते हो, 5 को बाहर और करेंगे dx। अब dx का सिंपल x सीधा, तो क्या हो जाएगा 5x, वेरी गुड। इसलिए यहाँ पर देखिए ना ax, इसलिए इसका भी आंसर आया था। अब एक जब यहाँ पर 5 है तो 5x, 2 रहेगा तो 2x, हाँ 3 रहेगा तो 3x। बात समझे? हमने बोला चमका ना बच्चा, तो कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। और इतना ही तक आपका इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन इस्तेमाल होगा, इससे ज़्यादा आपका फिजिक्स में इस्तेमाल नहीं होगा तत्काल के लिए। 11th में आपका इतना ही यूज़ किया जाएगा। एक आपका इस्तेमाल होगा लोअर लिमिट अपर लिमिट, जो फॉर्मूला भी बताए थे उसको बताएंगे इसके बाद थोड़ा सा, है ना। चलिए उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा, नोट कीजिए। हो गया ना बच्चा, मिटा दे। एक बात आप कंफर्म कर लीजिएगा, ये आपका फ्यूचर में कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगा। ये आपके एकदम साया की तरह है, जैसे आपका परछाई होता है ना, एकदम एकदम गुड्र 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 एकदम पीछे पीछे नहीं, उस तरह से ये है। यदि आप साइंस ले लिए हैं तो आप क्यों ना MSc PhD कीजिएगा या HOD बनिएगा, तब तक ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। जिस तरह से अब आप लोग बोलते हैं ना काका चाचा, ये कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगा। काका कभी पीछा छोड़ता है? एकदम समझ लो कि ये ABCD जैसा है, समझे, हमेशा यूज़ होता है, हमेशा। ठीक है, चलिए मिटा देना। ओके, अब आपको फटाफट फट फट बोलना है है ना। अब कहावत जैसा नहीं, कौन सा एक डायलॉग नहीं था कि फटाफट खाली बोलना है, तो उसी तरह से तो लोग मत सोच लेना ना। हाँ, फटाफट नहीं, फटाफट बोलना है नहीं तो अच्छा, क्या सिचुएशन था कोई बताओगे? क्योंकि तू लोग तो इस समय माहिर है, पूरा कहावत याद रखता है नहीं। हाँ, शायद कोई लड़का घर वाला देखने के लिए आया था नहीं, लड़की को, तो उसके पिताजी बोले कि फटाफट जवाब देना है नहीं,
तो कुछ भी पूछता है हाँ फटाफट नहीं। ओके चलिए ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे। अब एग्जाम्पल आगे बढ़ाते हैं। कितना नंबर था बच्चा बता दो? 6 था, 7 हो गया ना। अब देखो, अब ना ऐसे करोगे, देखो फटाफट अब करोगे। अब x³ x² प्लस x, ठीक है। अब डायरेक्ट कीजिएगा सीधा, इसको गुना में ले जाइए। अंजू बताओ 3x, हाँ मतलब ये गुना एक पावर घट जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर करो प्लस 2x, हाँ वेरी गुड। इसका 1, वेरी गुड, क्योंकि x का निकाले थे, हाँ 1 आया था, हाँ वेरी गुड, बात समझे। अब इसी को सेम लेते हैं यहाँ पर, हाँ इंटीग्रेशन फॉर्म में। देखिए x³ प्लस x² प्लस x, यही लेते हैं, ठीक है। अच्छा 7 होगा, अरे 7 के बाद हम 8 समझ लिए, ओके 7 होगा बिल्कुल। अब यहाँ पर एक पावर बढ़ाओ बाय 4, बढ़ाओ प्लस, बस यही करना है, बस समझे। एक और लेते हैं, आप बार जरा बताओ। हाँ 4 यहाँ देखिए गुना में है और 3 जगह फिर गुना में हो जाएगा, तो हाँ 12x², वेरी गुड, हाँ 4x प्लस 1, हाँ आप समझ में आ गया आप लोग को। अब यहाँ पर देखिए हम क्या कर रहे हैं, देखिएगा 4x³, यही लेते हैं सेम क्वेश्चन, प्लस 2, यहाँ ना हम जान के थोड़ा 3 कर देते हैं, कोई दिक्कत, हाँ 3 करते हैं, आपको रीजन समझ में आ जाएगा ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। प्लस x ले रहे हैं और यहाँ लेते हैं dx, हाँ dx यहाँ छूट गया था, dx कर लोगे। हाँ आप बताओ, देखिए 4 गुना में है तो यहाँ हाँ x का पावर 4/4, हाँ ध्यान रखोगे। फिर प्लस 3 गुना में रहने दो, हाँ x³/3, जितना पावर उतना डिवाइड मारी, तो गुना में पहले से था इसीलिए रह गया है कि नहीं। अब ये 3 कैंसल, 4 कैंसल, हाँ यहाँ पे प्लस, हाँ x, हाँ उसे करने वाले हैं, कितना हो जाएगा x²/+c, ये हो जाएगा आंसर। अब आपको समझ में आ गया होगा। एक अब हम लेते हैं फॉर्मेट में लेते हैं, जैसे d/dx, यहाँ लेते हैं ax³ प्लस bx², चलिए इतना काफ़ी है। आप देखो यहाँ पे क्या करोगे, वेरी गुड बच्चा, 3ax², अरे बहुत फास्ट बोल दिया, बहुत अच्छा। ये गुना में, ये तो एक तरह कांस्टेंट है तो गुना में ही रह जाएगा, एक पावर घट जाएगा, बस ये कहानी है। देखिए 3 था, चल गया गुना, देखो यहाँ था ना 3 गुना में चल गया था, 4×3 12 हो गया था। यहाँ पर 3 गुना में, यहाँ पर a है तो 3 गुना a हो गया और एक पावर घट जाएगा, तो ax³ था हो गया 3ax²। अब यहाँ पर हो जाएगा प्लस 2bx, हाँ वेरी गुड बच्चा। आप इसका सेम लेते हैं, ax³ प्लस bx² और ये dx हो जाएगा। आप ज़रा बताओ, a बाहर और ये हो जाएगा x का पावर 4/4, हाँ प्लस b बाहर, हाँ x³/3 प्लस c, वेरी गुड बच्चा, आप तो पूरा चमक गया। ओके ऐसे
बस इतना ही यूज़ होगा, इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होगा, है ना। अब हम लोअर लिमिट में आ जाते हैं, लोअर लिमिट अपर लिमिट, फटाक से उसको ख़त्म कर दिए देते हैं तुरंत। नोट कर लिए क्या? हाँ, थोड़ा साथ में चलो, कोई दिक्कत नहीं है करेंगे। अब देखिए इसके बाद हम अब लिमिट को इस्तेमाल कर लेते हैं। हाँ, बोलो बोलो, लिमिट यूज कर लेंगे। हाँ देखो सिंपल, मान के चलिए आपके पास ये ए आपका लिमिट है, लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, बता चुके हैं इसको। और जो ऊपर में रहेगा इसको चलिए बोलिएगा अपर लिमिट, बी इसको बोलेंगे अपर लिमिट, इसको बोलेंगे लोअर लिमिट। और सपोज कीजिए आपके पास ये है एन, है ना, डी एक्स। अभी फॉर्मूला ही बता रहे हैं, तो सिंपल क्या हो जाएगा वो देखिएगा, बड़ा ब्रैकेट ये हो जाएगा x का पावर n+1 बाय n+1, और ये हो जाएगा a b। अब इसे जब सॉल्व कीजिएगा तो ऐसे हो जाएगा। देखिए सॉल्वर दिखाते हैं, x के जगह में पहले अपर ला पुट होगा तो हो जाएगा b का पावर n+1 बाय, यहाँ पर हो जाएगा n+1। बस खत्म कहानी, यही करना है। अब माइनस कर दीजिएगा, अब उसके बाद अपर पुट कीजिएगा a का पावर n+1 बाय n+1, और यहाँ पर बाकी प्लस सी जो अपना तरीका होता है सॉल्व करके वो कर दीजिएगा, खत्म। हाँ बोलो बोलो, हाँ पूछो, नहीं एकदम देखो क्या किए बता दे रहे हैं। हाँ ये आपका पूरा एक टर्म है अभी, हाँ पूरा एक टर्म। दिखने में लग रहा है कि बहुत सारा है, एन है सर, प्लस है सर, तो बहुत सारा टर्म्स है ज़रूर है, लेकिन ये पूरा टर्म्स मिला करके एक टर्म है, एक टर्म बना हुआ है। यस, तो पूरे एक टर्म में फोकस कीजिए कि वेरिएबल कौन है, यानी कि चर संख्या कौन सा है, एक्स। तो यही एक्स में पहले अपर लिमिट जो दिया हुआ रहेगा वो पुट कर देंगे एक्स में, तो बी हो गया। मतलब पूरे ये टर्म में ये पार्ट हो गया पूरा खत्म, तो केवल देखिए एक्स में पुट हो गया ये पूरा टर्म। उसके बाद कर दीजिएगा माइनस, जब अपर लिमिट जब पुट कीजिए तो माइनस करते हुए, माइनस करके उसके बाद लोअर लिमिट पर पुट अप कीजिएगा एक्स की जगह में, तो ये कर दिए, और जो अपना है जो था वो कर दिए। मतलब पहले अपर का पुट कर लीजिएगा, फिर लोअर का, और उसके बाद वही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी आपको हम पहले ही समझा चुके हैं कि प्लस सी नाम का देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं बनता तत्काल में, है ना, बनता ज़रूर बनता है बच्चा, लेकिन यहाँ पर अभी तो आप लोग काम करेंगे उसमें भी कोई इसका काम नहीं देगा उतना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब एग्जाम्पल लेते हैं सीधा, जैसे x², और अब हम लेते हैं ए के जगह में 0, और इसमें लेते हैं 1, यही इस तरह से नंबर रहेगा आपका। हाँ अब देखो dx, अब इसे करो इंटीग्रेशन x³ बाई, तो आप लोग जानते ही हैं x² का ये, अब इसका देखो लिमिट 0। अब तरीका समझा चुके हैं, पहले अपर ला पुट करोगे x में पूरा एक टर्म में, फिर माइनस, फिर 0। हाँ देखो इज इक्वल टू 1 का पावर, मतलब 1 पुट हो गया x के जगह में, इसका q है बाय 3, जो अपना है वो रहेगा। अब माइनस, क्योंकि आप पुट करेंगे 0 वाला, तो 0 का पावर 3/3, खत्म हो गया। बाकी प्लस से आप प्लस लगा सकते हैं, लेकिन छोड़िए। अब इसको सॉल्व कीजिए, 1/3 माइनस 0, पूरा टर्म 0 आ जाएगा, तो 1/3 इसका हो जाएगा आंसर। बस हो गया, क्लियर। अब एक और लेते हैं, ठीक है। अब लेते हैं 3x का पावर, थोड़ा नहीं ऐसा क्वेश्चन लेते हैं, लेकिन ये लेते हैं 5x का पावर कितना ले ले बच्चा, 4 ले लेते हैं, और अब लेते हैं 2, और यहाँ 3 लेते हैं। अब मान यहाँ कुछ भी हो सकता है, हाँ ये ध्यान रखोगे, dx। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो क्या हो जाएगा, देखिए 5x का पावर 5/5। अब 2, आप यहाँ पर देखिए ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, हाँ तो केवल ये x पर 5 बचेगा। अब x की जगह क्या पुटअप होगा, 3 का पावर माइनस 2 का पावर 5,
हो गया। अब इसको केवल सॉल्व करना है आपको। 3 गुना कीजिए 5 बार, 2 गुना कीजिए 5 बार, जितना आएगा गुना करके फिर घटा दीजिएगा, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। बात समझे ना? इस तरह से लोअर लिमिट और अपर लिमिट इस्तेमाल किया जाता है। बस इतना ही सा आपका पूरा 11th का फिजिक्स आपका ख़त्म हो जाएगा इतना ही में।